Yes, good afternoon, Dr. Jaya, our logistic team, Maksud sir, and our today's speaker, CA Anuj, and all my dear students. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all in the workshop titled Practical Exposure Towards Accounting and Entrepreneurship. I really feel proud to be the part of such an elite university who encourage us to organize such type of events on a regular basis. And really very much grateful to our today's speaker, C. Anuj, who is always ready to share his expertise with our students to guide them in the field of accounting. Sir, kindly accept my welcome note. And we are also very honored to have you as a speaker of our today's fourth session of this workshop. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you Now so much. I request Dr. Jaya to start today's session. Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, Swaricha ma'am, Mr. Anuj. So today we have a session on, just give me a minute, just getting. Today we have a session on recent trends in accounting analytics, and we have with us Mr. Anuj Tomar, who is chartered accountant by profession and working as a renowned faculty for over past years in various fields ranging from graduation and post-graduation courses to the professional fields of CA, CS and CMA. He has also worked for SC Vasudeva and Company as a statutory auditor and internal auditor. So without further ado, I would request Mr. Anuj to start with his presentation, and I hope it is an enriching session and our students gain much from this session. So Mr. Anuj, over to you. Yes, ma'am. Very, very good afternoon to all of you. And we will start our session, and I'll talk you about firstly topic. So I'll share my screen, and then we will start. So सबसे पहले तो very very good evening, good afternoon to all of you. बच्चों की हाल है, सब मौज बाहर है. This is my unique style to start. Okay, and आज का जो सेशन है बच्चों, वो हमारा कुछ मोटा जो रहेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे रहने वाला है. बेसिकली व्हेन वी आर डूइंग अकाउंटिंग ऑफ एनी कंपनी, हमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. क्लियर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कैसे एप्लीकेबल होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, एएस, इंडियस, आजकल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बातें हो रही है. सो वी विल टॉक अबाउट ओनली ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक्स. तो आज मैं इन पे ओवरऑल बात करूंगा कि ओवरव्यू व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड देन वी स्टार्ट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी क्या है, मेजरली कंपनीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम इनका रोल क्या है. सो बहुत कुछ छोटी छोटी माइनर समराइज फॉर्म में मैं आपके साथ आज कुछ बात करूंगा. और स्पेशली मेरा जो टारगेट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि इनकी प्रैक्टिकल ओवरव्यू, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है बेसिकली. क्लियर है. जिससे मैं स्टार्ट करता हूँ. आई विल स्टार्ट विद सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट. हैव यू हर्ड अबाउट सेक्शन 129? आई विल टेल यू. सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली विच मतलब पहले तो पहली पॉइंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या. सबसे पहले तो बच्चों को कईयों को दिक्कत होती है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस व्हाट. कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सेक्शन आता है 2 सबसेक्शन 40, जो आपको डिफाइन करता है कि इफ अगर मैं किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है 5 चीजें. सर उसकी बैलेंस शीट, उसका पीएनएल, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. आपको अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करनी है तो ओवरऑल हम ये 5 चीजों की बात करने वाले हैं. और मेरा कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, देन यू नीड टू कंप्लाई ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच आर मेंशन इन सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट. एंड शेड्यूल थर्ड बेसिकली कंपनीज एक्ट का एक फॉर्मेट है जो आपको फॉर्मेट देता है. कहता है अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है एंड शेड्यूल थर्ड के फॉर्मेट को कंप्लाई कर रही है, देन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू. तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं जो उन्हें लगाना है, एंड देन शेड्यूल थर्ड का फॉर्मेट. वैसे एक और चीज बताऊं, इस पे एक एक्सेप्शन भी है. शेड्यूल थर्ड 3 कंपनीज को नहीं लगाना होता है बेसिकली. इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और
इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। शेड्यूल थर्ड को इनकी एक्सप्लेनेशन मतलब इसकी इनकी एग्जेम्पशंस है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे लगता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जिसका स्टैंडर्ड वहां पे दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनीज को एडा फॉलो करता है, डेट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने अपने फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। बैंकिंग कंपनीज पे लगते हैं बैंकिंग रेगुलेशंस, तो बैंकिंग रेगुलेशंस ने अपने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली इन 3 कंपनीज को अगर मैं साइड करूं, बाकी सारी कंपनीज को शेड्यूल थर्ड फॉलो करना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? नाउ पॉइंट इज, ठीक है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात क्लियर हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा गैप, GAPP, GAAP, दैट इज जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म बनाने के लिए कि सर हर कोई कंपनीज के जो एरियाज ऑफ अकाउंटिंग है वो यूनिफॉर्म रहे, प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, एक प्रोसीजर बनाया जाता है ताकि वो जो भी कंपनीज फॉलो करें एरिया ऑफ अकाउंटिंग वो सिमिलरली रहे, डिफरेंशिएट ना करे ज्यादा। क्लियर? तो हम लोग इंडिया में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उन्हीं में कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स और उन्हीं में आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? जब भी आप प्रिपरेशन करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो आपको इन्हें इन गैप को फॉलो करना पड़ता है। उन गैप में सबसे मेजरली पार्ट जो होता है वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज कहूं तो इट्स सिंपल और रिटन डॉक्यूमेंट which contain procedure of area of accounting, जिनमें आपका ये लिखा है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसको रिटन फॉर्म में लिखा है तो उसे हम लोग बोल देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब नाउ पॉइंट इज, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा स्लोली एंड चीजों पे आगे मूव ऑन करता जाऊंगा और चीजों को कनेक्ट करता जाऊंगा। जस्ट आज आपका काम क्या है? आज आपका सुनना है। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो मैं आपको शो करूंगा, बट पॉइंट इज पहले सुनेंगे एंड देन फिर उसके बाद उसको दैट इज एड ऑन करते जाएंगे। हाँ, तो आई विल टॉक अबाउट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है। सर हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर प्राइमरी अथॉरिटी अकाउंटिंग की है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पे। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI जो है उनको प्राइमरी अथॉरिटी है कि वो किसी भी एरिया ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। क्लियर है? जो भी स्टैंडर्ड्स बनाना है उन्हें लगता है कि कोई भी स्टैंडर्ड मतलब कोई भी ऐसा चीज ऐसी कोई एरिया आ रहा है जो जिस पर अभी तक कोई यूनिफॉर्म अकाउंटिंग नहीं है तो वो उस यूनिफॉर्म अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर बना सकते हैं थ्रू अ स्टैंडर्ड। क्लियर? तो मेनली बनाता कौन है? दैट इज ICAI। बट ICAI के बनाने से स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं हो जाते। अगर आपको इन स्टैंडर्ड लगाने हैं कंपनीज पे मैंडेटरी सेक्शन 133 में डालने हैं तो इट मस्ट बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दैट मींस स्टैंडर्ड रिकमेंडरी कौन करेगा? ICAI। लेकिन वो मैंडेटरी कब होंगे? व्हेन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो MCA। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिकमेंडेशन विद द NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नफरा, ये भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है। उनके रिकमेंडेशन के साथ में स्टैंडर्ड्स को ओवरव्यू करते हैं एंड देखते हैं क्या ये मैंडेट, क्या ये कंपनीज के ऊपर लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते, क्या ये एप्लीकेबल भी है, क्या इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है। देन अगर लगता है कि एक्सेप्टेबिलिटी है तो वो उसको रिकमेंड कर देते हैं, दैट इज नोटिफाई कर देते हैं और वो मैंडेटरी एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्लियर है? वैसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारे पास टोटल कितने स्टैंडर्ड हैं और उनमें से कितने नोटिफाइड हुए हैं, कितने नोटिफाइड नहीं हुए। क्लियर? तो पॉइंट इज, इशू कौन करता है? ICAI नोटिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाउ क्वेश्चन इज कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिकली होता क्या है? अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक काम करता हूं, एक आपको हल्का सा साथ साथ दिखाता जाता हूं। मेरे पास एक छोटा सा मैंने बना रखा है आपके लिए, जस्ट एक्सप्लेनेटरी नोट। बाकी इसमें से कुछ करना नहीं है अपने को, जस्ट रीड आउट पर्पस के लिए मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो सर, जब भी मैं AS की बात करता हूं तो AS किसी भी पर्टिकुलर AS में 4 चीजें कॉमनली होती हैं। 4 चीजें कॉमनली होती हैं सर। उस AS के अंदर सबसे पहले ये लिखा होता है, रिटन प्रोसीजर में ये लिखा होता है कि आप जो भी स्टैंडर्ड है उसको प्रोसीजर को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, दैट इज AS13। ठीक है, AS13 है इन्वेस्टमेंट पे। अगर AS13 की बात करते हैं तो सबसे पहला मेरा AS ये बोलता है कि सर AS13 में इन्वेस्टमेंट को अगर आप खरीदते हो, परचेज करते हो, दैट व्हाट वैल्यू
it will be recorded, like at cost record होगा, at market value record होगा, at fair value record होगा. That is the recognition principle. They will tell you कि भैया principally record किस पे होना चाहिए, cost पे होना चाहिए, market value whichever is lower पे value होना चाहिए, जो भी है. रिकॉग्निशन के बाद आता है मेजरमेंट. आपने कहा कि एस कहता है सर आपका इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी एट कॉस्ट. नाउ क्वेश्चन इज कॉस्ट निकाली कैसे जाएगी? क्लियर है? आपने बोला फेयर मार्केट वैल्यू, तो नाउ क्वेश्चन इज फेयर मार्केट वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करेंगे, मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, ये सब बातें भी कहाँ लिखी होंगी? एएस में, इन द मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. आपने रिकॉग्निशन देख लिया कि आपकी एसेट्स की वैल्यू या एसेट्स रिकॉर्ड किस पे होगा. देन आप देखोगे कि उसे किस वैल्यू पे मेजर, दैट इज जिस पे भी आपने बोला कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा. एंड देन अनदर क्वेश्चन इज प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपकी जो भी वो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बैलेंस शीट में शो होगी, पीएनएल में शो होगी, करंट में आएगी, नॉन करंट में आएगी, किस हेड में आएगी, सब हेड क्या होगा, ऑल द एक्सप्लेनेशन, ऑल द प्रेजेंटेशन, जारी बातें कहां लिखी होंगी? एएस में. एंड द फाइनल थिंग इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. हियर इज कि आपको उस चीज से रिलेटेड, दैट इज आपको उस चीज से रिलेटेड अपने स्टेक होल्डर को नोट्स टू अकाउंट में क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या देने हैं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या क्या चीजें बतानी है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैसे निकाली है आपने, मेथड क्या था आपका, वैल्यूएशन क्या हुई है, मार्केट वैल्यू क्या हुई है, अगर आपने सेल वेल किया है तो उसमें प्रॉफिट लॉस क्या हुआ. ऑल द एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर गिवन इन द डिस्क्लोजर. दैट मींस NES contain only four things: recognition, measurement, presentation and disclosure. अगर आपके ये चारों चीजें आपके एएस में होता है, दैट मींस एएस कंप्लीट होता है. तो मैंने क्या क्या बोला? मैंने कहा सर सेक्शन 129 कहता है अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गैप का एक पार्ट है. गैप के पार्ट का मतलब है सर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल जनरली फॉलो किए जाते हैं टू मेंटेन यूनिफॉर्म इन अकाउंटिंग. क्लियर? एंड सिंपल बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ रिटन प्रेजेंटेशन या रिटन प्रोसीजर, जहां पे लिखा जाता है कि सर आपको अकाउंटिंग की प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है. इशूड बाय आईसीआई, नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द एनएफआरए. कंटेन फोर थिंग्स: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. दीज आर बेसिक्स. अब एक छोटी सी बात करते हैं, थोड़ा बेस पे जाते हैं, थोड़ा सा बेस पे जाते हैं. मैं आता हूँ धीरे धीरे, अभी इसकी एप्लीकेबिलिटी पे आता हूँ. धीरे धीरे थोड़ा बेस पे जाते हैं. सर बेसिकली इंस्टीट्यूट के पास प्राइमरी अथॉरिटी है एएस को इशू करने की. 1977 याद रखना, डेट आपकी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. सर 1977 में इंस्टीट्यूट ने एक बॉडी सेटअप करी जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. एक बॉडी सेटअप की गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास बच्चों ये प्राइमरी अथॉरिटी है कि वो किसी भी एरिया पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, वो किसी भी है. तो आज की डेट में आईसीएआई ने भी ये जो पावर है ये दे रखी है किसको? एएसबी को, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, जिनका मेन काम है सर वो आइडेंटिफाई करना और उनपे स्टैंडर्ड को ड्राफ्ट करना. जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि एएस कैसे बनता है, तो आपको याद होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इशॉप. इसे आप इशॉप के नाम से जानते हो. इन्फोसिस कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. इशॉप जनरली होता क्या था? इशॉप ये था कि सर अपने एम्प्लॉयज को कंपनीज हायर करती हैं, बट सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, कॉस्ट बियर करना. एंड देन जैसे ही उनको लगता है कि अच्छा ऑफर दूसरी कंपनी से आया, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, वो भाग जाते हैं. दैट इज कहीं ना कहीं आपको एज एन एम्प्लॉयर दिक्कत ये है कि सर कंपनीज में एम्प्लॉय आते तो हैं बट अच्छे एम्प्लॉयज रिटेन नहीं होते, वो चले जाते हैं. क्लियर है? तो कंपनीज जनरली क्या करती हैं, उन्हें अलग अलग ऑप्शंस देती हैं, इंसेंटिव देती हैं कि वो कंपनीज में रिटेन रहे. बट नाउ इन्फोसिस ने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा अपनी कंपनीज के शेयर दे दो. क्लियर है? लेकिन अभी मत दो, इन्हें बोल दो कि हम आपको इस प्राइस पे शेयर देंगे जो आज की मार्केट प्राइस से कम है. सपोज इन्फोसिस का शेयर आज की डेट में 500 रुपए का चल रहा है. मैंने कहा मैं आपको कंपनी के शेयर दूंगा 400 रुपीज में. क्लियर है? वो भी आज नहीं, 2 साल बाद. अब आपके दिमाग में नॉर्मल सी बात चलेगी कि सर इन्फोसिस जैसी कंपनी का मार्केट प्राइस 2 साल बाद अगर आज 500 है तो डेफिनेटली कम से कम इंक्रीज करेगा. क्लियर है? और आपको ये शेयर 400 रुपए में मिलने वाला है. दैट मींस आपको 100 रुपए का तो अभी अभी फायदा है और आगे जाके हो सकता है आपको 200-300 रुपए का फायदा हो. क्लियर है? तो आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दिख रहे हैं कि सर आपको कंपनी के शेयर मिलेंगे और आप कंपनी के मालिक बन जाओगे. क्लियर है? उस टाइम पे ये चीज इतनी पॉपुलर हो गई कि हर दूसरी कंपनी अडॉप्ट करने लगी. नाउ पॉइंट इज कि शॉप तो आ गया मार्केट में, बट इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है. इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं आई कि सर इसको करना कैसे है. लोग अपने अपने तरीके से जैसा ठीक लग रहा था वैसे कर रहे थे. क्लियर है? सो
इन मैटर्स में क्या होता है कि जब ऐसे मैटर्स आते हैं तो वहां पे होता है कि सर अब मैटर आ चुका है, अब इसकी अकाउंटिंग ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सो बेसिकली इंस्टीट्यूट क्या करता है, इस पर कहीं ना कहीं एएसबी को रिकमेंड करता है, भैया चलो एएस बनाओ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एएसबी कैसे काम करता है, इस शॉप पे कैसे काम, सिंपल सी बात है, एएसबी कुछ स्टेप फॉलो करता है। मैं आपको सिंपल बात कर रहा हूँ, आपको देखना नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ते रहना साथ में, मैं स्टेप बताता जाऊँ। ठीक है, एएसबी सबसे पहले क्या करता है कि स्टडी ग्रुप बनाता है। एक स्टडी पहले आइडेंटिफाई, सबसे फर्स्ट स्टेप तो आइडेंटिफाई हो गया कि किस एरिया पे एएस बनाना है। लाइक सपोज मैंने बोला इस शॉप पे बनाना है, तो इस शॉप का एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरा मेजर एरिया है, इस शॉप, इस पर हमें एएस बनाना है। नाउ पॉइंट इज कि इस शॉप के साथ में वो एक क्रिएट करेंगे स्टडी ग्रुप। क्लियर है, स्टडी ग्रुप बोले तो वो उस एरिया को स्टडी करेगा और एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार करेगा कि भैया इस पर किस तरीके से अकाउंटिंग ठीक लगती है, किस तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए। जस्ट अ प्रीलिमिनरी, अभी 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 फाइनल कुछ भी नहीं है। मैंने कहा दैट इज कंसर्न, स्टडी ग्रुप बनाया जाएगा, उसके बाद वो ड्राफ्ट करेंगे, एंड ड्राफ्ट करने के बाद वो कहीं ना कहीं एएसबी को लिखा जाएगा। वो स्टडी ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि मैंने आप लोगों में से 10 से 15 स्टूडेंट को उठाया और मैंने कहा सर आप इस एरिया पे स्टडी करोगे एंड मुझे प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट दोगे कि सर आपने क्या स्टडी करी है, देन आपका क्या प्रोसीजर होना चाहिए इसकी अकाउंटिंग पे। आप मेरे पास वो रिपोर्ट लेके आओगे, मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा, मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, मुझे अपने प्राइमरली दिखते हैं कि ये पॉइंट नहीं होना चाहिए या ये पॉइंट इसमें ऐड ऑन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए मैं उस पॉइंट को ऐड करूंगा और उसको सर्कुलेट कर दूंगा विद अदर अथॉरिटीज, दैट इज इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन के साथ में, काउंसिल मेंबर के साथ में, आईसीएसआई के साथ में, मिनिस्ट्री के साथ में, सेबी के साथ में, इनकम टैक्स के साथ में, जितने भी मुझे रेगुलेटरी अथॉरिटीज लगते हैं मैं उन सब के साथ में शेयर करूंगा कि हम इनकी अकाउंटिंग ड्राफ्ट करने वाले हैं। आप देख लीजिए, आपको लगता है सुटेबल अकाउंटिंग ठीक है, कोई कमेंट वगैरह कुछ भी है बताइए। डेफिनेटली सर्कुलेट होंगी, उन पे कमेंट्स आएंगे, उनके साथ मीटिंग्स होंगी, मीटिंग होगी उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, और मीटिंग्स में एक फाइनल किया जाएगा कि सर क्या होना चाहिए। दैट मीन्स मैं उस मीटिंग में देखूंगा, कंसिडरेट करूंगा और वो प्रीलिमिनरी से अब एक ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार हो जाएगा। क्लियर है, अभी भी वो फाइनल नहीं हुआ। जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रपोज तैयार होगा उसको फिर फाइनल कमेंट के लिए सर्कुलेट किया जाएगा कि अब इस पे फाइनल कमेंट बताइए कि इसको हम मार्केट में, अब ये ओपन फॉर ऑल हो जाएगा कि हम ये इश्यू करने वाले हैं। आप देख लीजिए, जो भी ओपन फॉर ऑल है, पब्लिक जो भी चाहती है इस पे कमेंट कर सकती है, इसमें कोई इंप्रूव डिस्प्रूव कोई पॉइंट हटाना है रखना है, जो भी आपको कमेंट लगता है बेटर वो आप कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर ऑल अगर आपका कमेंट आता है और इंस्टीट्यूट को लगता है कि हाँ ये कमेंट रेलिवेंट है, तो वो दे विल कंसीडर दैट पॉइंट और उसको कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस वगैरह करके अकॉर्डिंगली वो फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करेंगे, रिकमेंड कर देंगे, दैट इज इशू कर देंगे। उसके बाद डेफिनेटली एमसी के पास जाएगा, एमसी उसे चेक करेगा, नफरा के साथ चेक करेगा, एंड देन उसके बाद नोटिफाई करेगा। बट एक प्रोसेस अगर यही है कि सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार करेगा, हम उसके बेसिस पर उसे सर्कुलेट करेंगे विद द अदर अथॉरिटी, मीटिंग करेंगे, कमेंट्स मंगाएंगे, फाइनल ड्राफ्ट होगा, उस पर लास्ट फाइनल कमेंट मांगा जाएगा, एंड देन फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया जाएगा। ये हमारा एक मेन प्रोसीजर होता है जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अगर मैं आपको मोटे मोटे बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने अब तक 32 स्टैंडर्ड इशू कर चुकी है। कब कितने? 32, जिसमें से 30, 31, 32 कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किए बिकॉज दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव्स पे थे, जिन पे बाद में जाके इंडेस आ गया। अभी बता दो इंडेस की बात भी क्या है, क्लियर है। तो मेनली 32 इशू करे, बट जिसमें से इफेक्टिवली कितने रहे? 29 नोटिफाइड रहे। फिर नोट 29 में से भी 2 AS6 एंड AS8। AS6 था डेप्रिसिएशन पे और AS8 था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। उनको डिलीट किया गया और उन्हें मर्ज कर दिया गया विद अनदर स्टैंडर्ड। AS6 को मर्ज करा गया AS10 के साथ, बेसिकली डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट के साथ मर्ज करके एक नया एएस निकाला गया, पीपी, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड देन AS10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मर्ज करा गया AS26 इंटेंजिबल एसेट के साथ में। तो बेसिकली 29 AS नोटिफाइड हुए, जिसमें से 2 AS डिलीट हो गए। तो अभी के टाइम में एंड करंट टाइम पे इफेक्टिवली AS हैं 27, 1 से लेके 29 तक हैं, जिसमें से 6 और 8 डिलीटेड। दैट मीन्स आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हमारे ऊपर 27 स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं। दीज आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नाम आपके साथ में आप इवन रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये है। तो बेसिकली आपका एक तो AS6 डिलीट हो रखा है और AS8 डिलीट हो रखा है, बेसिकली वो मर्ज हो रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं ये बात तो कर रहा था हमारे इंडिया के अंदर कि इंडिया के अंदर
एएस चलते हैं, बट इंटरनेशनली क्या चलता है? इंटरनेशनली थोड़ी सी इंटरनेशनल बात करते हैं, ध्यान समझना। इंटरनेशनली हमारे इंडिया में जो एएस का प्रोसेस शुरू हुआ वो 1977 से शुरू हुआ, जबकि इंटरनेशनली 1973 से काम शुरू हो चुका था। 1973 में एक हमारी कमेटी थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, आप यहां से रीड आउट कर सकते हो, मैं एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा, जस्ट आप रीड आउट कर सकते हो। सर 1973 में हमारी एक कमेटी थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही थी। बेसिकली कंट्रीज, कई सारी 200 प्लस कंट्रीज ने इनके साथ उस टाइम, अभी तो 200 प्लस है, बट उस टाइम 75 के आसपास कंट्रीज ने मिलकर कहा था कि हम अपनी कंट्रीज में यूनिफॉर्मिटी लेके आएंगे कि हमारी अकाउंटिंग और सबकी अकाउंटिंग सेम होनी चाहिए। बेसिक रीजन क्या था इसके पीछे? जैसे मैं इंडिया में हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, और मेरा बिजनेस मल्टीनेशनल है, मैं इंडिया में भी कर रहा हूँ, बाहर भी कर रहा हूँ, यूरोप में भी मेरा बिजनेस है, यूके में भी बिजनेस है, यूएस में भी बिजनेस है। पॉइंट इज मेरी ट्रांजैक्शन होती है, मेरी ब्रांचेस हैं वहां पे, तो मुझे हर कंट्री के लिए अलग अलग अकाउंटिंग बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारे गैप अलग है, यूएस गैप अलग है, यूके गैप अलग है। तो बेसिकली मुझे हर किसी की अकाउंटिंग अलग अलग प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, एक ही अकाउंटिंग फॉलो करते हैं इंटरनेशनली, और उसी के हिसाब से सबके अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे दैट इज वन शॉट में। बट इंडिया ने उस टाइम नहीं करा, बिकॉज ऑफ इंडिया डेवलपिंग कंट्री थी, और ये जितनी कंट्रीज थी इंटरनेशनली ये डेवलप थी, तो इनके स्टैंडर्ड इतने डेवलप थे कि सर हम लोग नहीं फॉलो कर सकते थे, हमारे बेसिकली बिजनेस उतने एक्टिव नहीं थे, तो हमने नहीं फॉलो किया, हमने एएस फॉलो किया। बट इंटरनेशनली उस टाइम क्या हो रहा था? इंटरनेशनली इशू हो रहे थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के हिसाब से, आईएएस फुल फॉर्म था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या फुल फॉर्म था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट 1973 से लेके 2001 तक आईएएससी रही, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी रही। बेसिकली मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैंने कहा आईएएससी, इन्होंने इशू करे आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 1973 से लेके 2001, ठीक है, 2001 तक। 2001 में इनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, और रिकॉन्स्टिट्यूट करके इनका नया नाम आ गया आईएएसबी। बेसिकली बोर्ड बना दिया, कुछ नए मेंबर, मतलब नाम में चेंज नहीं हुआ, पूरी कमेटी चेंज हुई, इनके पूरे बोर्ड मेंबर चेंज हुए, सब कुछ चेंज हुए, और आईएएसबी नया बोर्ड आया। क्लियर है? और इन्होंने 2001 से इंटरनेशनली सेटअप शुरू करा, मतलब इन्होंने अडॉप्ट करा कि भैया अब आपकी सरकार गई और हमारी सरकार आ गई। क्लियर? ये वाला हिसाब किताब 2001 से इनकी प्रोसेस में आए, और इन्होंने जो स्टैंडर्ड दैट इज निकाले वो नए नाम से निकाले, बिकॉज क्योंकि इनको अपना नया नाम बनाना था, तो बेसिकली इन्होंने निकाले आईएफआरएस, जिन्हें आप पॉपुलरली जानते हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दैट मींस 1973 से लेके 2001 के बिटवीन में रहे आईएएससी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिन्होंने इशू करे आईएएस, और देन उसके बाद अभी तक टिल नाउ जो चल रहे हैं इंटरनेशनली वो चल रहे हैं आईएफआरएस। बट जब ये आईएसबी आई, तो इन्होंने ऐसा नहीं करा कि उनके स्टैंडर्ड हटा दो और हम हमारे स्टैंडर्ड रहेंगे। उन्होंने उनके स्टैंडर्ड को चेक किया, देखा कि क्या उनके स्टैंडर्ड्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत थी तो उनको डिलीट करा, उनकी जगह नए आईएफआरएस डाले गए, और बाकी आईएएस को आईएएस रहने दिया। मतलब आज की डेट में इंटरनेशनली मार्केट के अंदर आईएएस भी हैं और आईएफआरएस भी हैं। आज की डेट में 15 आईएफआरएस है, ठीक है। अभी तक 2001 से लेके 15 आईएफआरएस इशू कर चुकी है आईएएस भी, और कहीं ना कहीं अगर मैं मोटा मोटा बताऊं 28 आईएएस हैं, 28 आईएएस हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो टोटल मिला के अप्रोक्स बनते हैं कुछ 43 के आसपास बनते हैं जो इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्लियर है? जिनमें आपको जस्ट इतना याद रखना है कि 1973 से लेके 2001 के बीच में जो भी इशू है उन्हें आईएएस बोला गया, एंड देन उसके बाद आईएफआरएस बोला गया। टोटली अभी दोनों के दोनों हैं, बट प्राइमरी अथॉरिटी आईएफआरएस वालों की है कि सर अगर कल को उन्हें कोई भी आईएएस में दिक्कत लगती है वो उसे डिलीट करेंगे और उसकी जगह एक नया आईएफआरएस इशू कर देंगे। बट इंडिया ने अभी तक इन्हें अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि इंडिया ने बोला कि सर हम अभी भी उतना नहीं आपके साथ कंपनसेट कर सकते कि आपके स्टैंडर्ड्स को हूबहू कॉपी कर लें। लेकिन अब हम कॉम्पीट करेंगे, अब हम मार्केट में कॉम्पीट करेंगे, एंड मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए इन्होंने 2018-19 के आसपास, बेसिकली वैसे 2016 में ही प्रोसेस शुरू हो गया था, 2016 में इन्होंने इशू करे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको अब बोला जाता है इंड एएस। क्या बोला जाता है? इंड एएस। ये बेसिकली आईएफआरएस और आईएएस की कॉपी है। अगर मैं बात करूं तो ये कॉपी है, बट मैं 100% कॉपी नहीं बोलूंगा, इसे बोलते हैं अडॉप्शन।
क्लियर है? बेसिकली हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी थे IAS और IFRS को उठा के एक नया नाम दिया इंड AS। क्या नाम दिया? इंड AS। और इंड AS में पूरा 100% कॉपी नहीं करा, कुछ चेंजेस करे जो हमें लगा अपने अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, अपने डोमेस्टिक रीजंस की, इंडस्ट्री के रीजंस की वजह से, तो कुछ चेंजेस करा। और जो चेंजेस करे उसको नाम दे दिया हमने कार्व इन और कार्व आउट, कि कुछ चीजें ऐड करी और कुछ चीजें बाहर बाहर करी। तो बेसिकली इंड AS, IFRS और IAS की कॉपी है, बट विद सम चेंजेस, क्लियर है? ये वहां पे बात है, दैट इज इंड AS की बातें यहाँ से शुरू, क्लियर है? तो अब अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान सुनना मेरी बात सर। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आज की डेट में 2 AS हैं, एक है AS और एक है इंड AS, ठीक है? और इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनली बच्चों, तो इंटरनेशनली बात करूं तो हमारे पास दो है, एक IAS और एक है IFRS, ठीक है? जिनमें से IAS की लिस्ट खत्म हो चुकी है, IFRS कंटिन्यू है, लेकिन इंडिया में AS भी है और इंड AS भी है। लेकिन पॉइंट वही वाली बात है कि अब AS की लिस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब इनमें नए नहीं आते, ठीक है? अब जो भी नए आ रहे हैं वो बेसिकली क्या आ रहे हैं? इंड AS, क्लियर है? तो ये 2 लिस्ट है। अब पॉइंट इज इंटरनेशनली बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है इंडिया की। सर इंडिया में किसको AS लगाना है और किसको इंड AS लगाना है? अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, जो काम की है वही बताता हूँ। सर हमने जब इंड AS को कॉपी किया ना, तो हमारे सामने कुछ दिक्कतें आई। क्या? जैसे कि IAS के नंबर थे 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे थे, इन्होंने तो नाम चेंज किया और IFRS की सीक्वेंस फिर से शुरू कर दिया 1 2 3 4, क्लियर है? बट नाउ प्रॉब्लम फॉर मी कि हम लोग तो इंड AS की एक ही सीक्वेंस शुरू करेंगे। तो अगर हम IAS को भी कॉपी मार रहे हैं और IFRS को भी कर रहे हैं, तो नंबरिंग हमने चेंज नहीं किया, इवन नाम भी चेंज नहीं किया, ठीक है? तो हमने क्या फॉलो किया, हमने क्या टेक्निक यूज करी? हमने कहा IAS की नंबरिंग तो सेम फॉलो कर लेंगे 1 2 3, क्योंकि ये लिस्ट खत्म हो चुकी है, तो ये 1 से लेके लिस्ट चल गई, क्लियर है? और जो इंड AS बेसिकली IFRS के थे, उनकी नंबरिंग हमने रखी 101 से, क्योंकि 101 से लिस्ट आगे चलती रहेगी, सो ऑन, क्लियर है? तो IFRS ऐड होते जाएंगे, हमारी लिस्ट 101 102 103 चलती रहेगी। तो मतलब अगर आप अपने इंड AS उठाओगे तो वहां पे 2 नंबरिंग मिलेंगी आपको, एक तो 1 2 3 से चल रहे होंगे और एक 101 से चल रहे होंगे। तो आप अंडरस्टूड हो ना, 1 2 3 वाला जो है वो IAS की कॉपी है, और जो 101 से है वो IFRS की। जैसे मैं नाम दिखाता हूँ आपको, आपको आइडिया मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो इंड AS 101 है, बेसिकली 101 2 3 4 5 ये जितने हैं, ये सारे 14 तक, अभी एक नया और आ गया है, इंड AS 15 भी आ गया है, 115, ये IFRS के अडॉप्शन है, ये IFRS के अडॉप्शन है। और जितने ये 1 से शुरू हैं, 1 से लेके जो शुरू हैं, ये IAS के अडॉप्शन है। तो हमारे लिए इंटरनेशनली हमने दोनों को अडॉप्ट करा, IFRS को भी और IAS को। गॉट इट? अब नाउ क्वेश्चन ये है कि सर हमारे इंडिया में तो आपने बता दिया सर 2 AS लग रहे हैं, एक AS और एक इंड AS, एक AS और एक इंड AS। नाउ पॉइंट इज सर कंपनीज को कौन से लगाने हैं? कंपनीज को AS लगाने हैं या इंड AS लगाने हैं? 2016 में तो इन्होंने 4 फेज में इंड AS को एप्लीकेबल करा, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4, बट मैं उनकी बात नहीं करूंगा, वो पुराना टाइम था। आज की डेट में मैं आज करंटली आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो आपको आज याद रखना है कि इंडिया में अगर कोई भी जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक काम करते हैं हम ना, मुझे 1 मिनट दो, मैं ना एक बोर्ड ले लेता हूँ, इजी टू मैनेज। हाँ जी, एक छोटा सा मैं चार्ट बना के आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो। मैंने कहा सर अगर आप इंडिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, एंटिटी की बात करते हो, तो हम लोग सीधी सी बात करते हैं, हम कहते हैं एंटिटीज हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 पार्ट में डिवाइड की जाती हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं वन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट एंटिटीज बेसिकली कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, और अनदर वन इज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज दैट मींस अदर देन कंपनीज लाइक पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह हो गई, फॉर्म हो गई, LLPs हो गई, और अदर देन फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब एटसेट्रा यहाँ आ गई। और यहाँ पे बेसिकली क्या आ रही है? कंपनीज आ रही है। इन्होंने पार्ट में डिवाइड किया कंपनीज को 2 पार्ट में, एक कंपनीज दोज विच आर लिस्टेड, ठीक है, एंड देन अनदर इज अनलिस्टेड, क्लियर है? कहते हैं सर लिस्टेड कंपनी अगर आप हो, लिस्टेड कंपनी हो, तो यू आर मैंडेटरी टू अप्लाई इंड AS, आपको इंड AS लगाने पड़ेंगे। दैट मींस आपके ऊपर इंड AS एप्लीकेबल है, आपको कोई चॉइस नहीं है AS की। इफ यू आर अनलिस्टेड देन
प्रीवियस ईयर में अगर मैं बात करूं तो हम लोग खड़े हैं, अभी हम लोग जो ईयर अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 2022-23 की कर रहे हैं, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। तो मेरे लिए क्या, मेरे को एएस लगाना है या इंडियस लगाना है, तो बेसिकली मुझे क्या लगाना है, अगर मेरी अनलिस्टेड कंपनी है और मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पिछले साल की प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2022 को जो बनी थी, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मेरी कंपनी की नेटवर्थ बोले तो एक तरह का शेयर होल्डर फंड, मालिकों का पैसा, शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को अगर आप ऐड करो शेयर होल्डर फंड को तो नेटवर्थ बोलते हैं। नेटवर्थ अगर आपकी 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर एंड की फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को, अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन अगेन यू नीड टू अप्लाई इंड एएस, अगेन यू नीड टू अप्लाई इंड एएस। अदरवाइज अगर आपकी 250 करोड़ से कम है तो फिर आप कंपनीज जो आएंगी उनको लगने वाले हैं एएस, उन पे क्या लगने वाले हैं एएस। दैट मींस अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो यू नीड टू अप्लाई इंड एएस। अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर रही है या इक्वल टू इट 250 करोड़ से, देन आल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एएस। बट अगर उससे कम है तो आपको एएस लगाने हैं। नॉन कॉर्पोरेट कंपनीज को एएस ही लगाने हैं, उनके ऊपर इंड एएस की बात नहीं, उनको एएस ही लगाना है। और इसमें भी कई चीजें इन्होंने डिवाइड करा है कि अगर आपकी कंपनी दो तरीके से इन्होंने प्रदर्शन करा है, एसएमसी स्मॉल मीडियम कंपनी है या नॉन एसएमसी है। स्मॉल मीडियम कंपनी, नॉन एसएमसी, कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। एसएमसी में बेसिकली इन्होंने बोला है कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम थी, क्लियर है, 50 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही थी, या आपकी बोरिंग्स 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम थी, ठीक है, ये लॉ में, सारी बातें लॉ में लिखी हुई है कि अगर 50 करोड़ तक है आपकी पिछले साल की टर्नओवर या आपकी बोरिंग्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर आपकी 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम थी, तो आप एसएमसी हो, आप क्या हो, एसएमसी हो। और अगर इनमें से एक भी पैरामीटर आप फॉल नहीं कर रहे हो या आप एक्सीड कर गए हो, ठीक है, दैट मींस आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर गई है या फिर आपकी बोरिंग्स 10 करोड़ से एक्सीड कर गई है, तो आप नॉन एसएमसी हो। फर्क क्या पड़ता है सर? फर्क ये पड़ता है अगर एसएमसी हो तो आपको कुछ एएस में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आपको सॉरी, आपको कुछ एएस में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, यहाँ पे एएस रिलैक्स है कुछ एएस में। और अगर आप नॉन एसएमसी हो तो आपको सारे एएस लगाने हैं, ऑल एएस एप्लीकेबल है, आपको कोई एक्सेप्ट कोई रिलैक्सेशन एग्जेम्पशन नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेवल 1, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये थोड़ा डिटेल वाली बात कर रहा हूं मैं, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 बेसिकली नॉन एसएमसी है, नॉन एसएमसी है मतलब पॉइंट इज कि आपकी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है बट आपकी टर्नओवर पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर गई थी या बोरिंग 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर गई थी, तो आप लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कहलाओगे और आपको कोई अदर देन एएस की एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन नहीं है। मतलब पॉइंट इज अगर आप नॉन एसएमसी हो तो आपको सारे एएस एप्लीकेबल करने हैं। बट अगर आप लेवल 2 कंपनी हो, लेवल 2 कंपनी कौन है? कहता है आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रही थी बट 50 करोड़ से कम थी, या आपकी बोरिंग्स 1 करोड़ से एक्सीड कर रही थी बट 10 करोड़ से कम थी, तो आप लेवल 2 कंपनी हो, आपको कुछ एएस के रिलैक्सेशन है। और लेवल 3 इनके अलावा, मतलब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, आपकी बोरिंग भी 1 करोड़ से कम है, तो आपको और रिलैक्सेशन दिए कि आपको मेजरली बस 4-5 एएस छोड़ दिए गए हैं, बेसिकली बाकी सब एएस लगाने। तो वो पॉइंट इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बेसिकली हो जाता है कि एएस को एप्लीकेबल हो या नहीं हो, आपको सारे एएस एप्लीकेबल लगाने हैं या नहीं लगाने। These are overview of standards जो हमने बात करी, और यहीं पे मैंने बात भी कर दी आपके साथ एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। इनको डिटेल में अगर आपको रीड आउट करना है तो जस्ट आपको स्टैंडर्ड्स को उठाना पड़ेगा और स्टैंडर्ड्स को रीड आउट करना पड़ेगा, एंड देन फिर एक एक स्टैंडर्ड्स की आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर आएगा कि अच्छा ये स्टैंडर्ड इस तरीके से काम करता है। बट ओवरव्यू अगर मैंने दिया तो ओवरव्यू में यही था कि हमारी कंपनीज को एएस क्यों लगाने, क्योंकि सेक्शन 129 कहता है एएस कौन बनाता है, आईसीए बनाता है, नोटिफाई कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनएफआरए। एएस का होते क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके अकाउंटिंग ऑफ एरिया का प्रोसेस बताते हैं। इसमें मेनली 4 चीजें होती हैं। एएस भी बनाता है 2 तरीके के एएस है इंडिया में, एएस और इंडियस। आईएफआरएस एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनली चलते हैं, जिनकी कॉपी कहाँ पे है, इंडियस पे। क्लियर है? तो आई होप सो आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है। सो मैम, जया मैम एंड दिस आर, Can you hear me?
या मैम जो सो वाइंड अप करते हैं, दैट्स ऑल. Acha, so before winding up, I would invite the students to ask their questions in case they have any. They can easily write on the chat box. श्योर मैम. Students, do you have any questions? Any queries? You can raise hands also in that case, I believe. Related to any standards or related to any points, if you have any doubt, you can Okay, ask. I think, is there any doubt? I think I heard someone. Okay, in case you have, you can write it. Otherwise, Swaricha ma'am, can we conclude in that case? No problem, sir. So thank you so much, sir, for this very, very insightful session. And you gave a great clarity on what are accounting standards, how they are divided between India and international. Just a minute, ma'am. Am I audible? Yes, Swaricha ma'am. Yes, Swaricha ma'am. We were waiting for you. Yes, ma'am. Now you are muted, sir. So, Jaya ma'am, am I audible? Yes, You are ma'am. audible now, ma'am. Yes, ma'am. Yes, actually, my internet is facing some interruption, so I have joined with the No phone. problem. Right. So, yes, Anuj sir, what you were saying? No, ma'am. Just I'm saying if the students have any query, they can ask me directly. Okay, okay. Yes, if they have any query, they can type in the chat box, or otherwise, I will ask the query. Sir, just a request, sir. Yeah, ma'am. That I just want that please give certain glimpse about the accounting standards which are related to startups. Okay. Because this workshop is related to, sir, accounting analytics and entrepreneurship. So really the students want to know that what accounting standards are useful while they are just stepping out to start some enterprise. So sir, kindly please give your insight about that. Yeah, sure, I'm sure. Basically, students, there are some standards जो आपको कुछ इंडस्ट्री वाइज लगते हैं. अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको कुछ एरियाज में बिजनेस शुरू करना है, लाइक आपको अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बातें करनी है, लाइक कंस्ट्रक्शन अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो आपको AS7 यहाँ पे आता है जो स्पेशली डील करता है विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर आप लोग कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी स्टार्टअप है, आपका कोई भी स्टेप है, तो आपको पहले पर्टिकुलरली AS को डिफाइन AS चेक करने होते हैं कि सर उन पर पर्टिकुलरली कोई AS तो नहीं लग रहा. क्योंकि अगर आप उसको वर्क कर रहे हो तो उनकी अकाउंटिंग आप अपने तरीके से नहीं कर सकते. AS डिफाइन करते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए. ठीक है, तो जैसे AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर आप कभी किसी के बिजनेस को मर्ज कर रहे हो, बेसिकली सपोज आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है और आप गोइंग टू मर्ज विद द अदर बिजनेस, देन आपको अप्लाई करना पड़ता है AS14 अमलगमेशन. ठीक है, AS14 अमलगमेशन, दैट मींस अनदर AS जो आपको अगेन अकाउंटिंग बताएगा कि अगर आप किसी का बिजनेस, अपने बिजनेस को किसी के बिजनेस के साथ मर्ज करोगे तो आपको मर्जर के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, एंड देन अकाउंटिंग आपकी कैसे होगी. आपको ऐसा नहीं कि आपने मर्जर करा आपकी अकाउंटिंग नॉर्मल होगी, नहीं. देन देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स इन दिस AS कि आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट है, देन फॉलो करने पड़ेंगे. कुछ AS हैं जो आपको नॉर्मली जनरली लगते हैं, लाइक AS1 डिस्क्लोजर्स. ठीक है, आप जब भी अकाउंटिंग करते हो, जब भी आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग स्टार्टअप करते हो, तो उस अकाउंटिंग के सबसे पहले स्टार्ट करते हो, आप करते हो अकाउंटिंग पॉलिसीज. लाइक आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर मैं बात करूं तो सर आपके लिए एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं. कि जैसे मैंने कहा सर हमारी क्लास में बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, वीडियोस ऑफ रहेंगी. दीज आर पॉलिसीज ऑफ आवर सेशन. लाइक ऐसे ही आपको अपनी अकाउंट्स की पॉलिसी फॉलो करनी होती है कि हम लोग जब डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, SLM या WDB. क्लियर है, डिपेंड ऑन द आवर एक्सपेंसेस, डिपेंड अपॉन द आवर वर्किंग. आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है तो आपको फीफो लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है, डिपेंड ऑन द बिजनेस नेचर. अब मैंने कहा मेरा बिजनेस, सपोज मेरा बिजनेस अगर मैं बात करूं, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है. क्लियर है, तो फर्नीचर का अगर मैंने स्टार्टअप किया है तो
पॉइंट ये होता है कि सर फर्नीचर स्टार्टअप है, अब इसमें कोई ओल्ड पुराना नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम अपना सामान आता है और उसको आता जाता है, निकालते जाते हैं। बेसिकली मैंने परचेज करा, उसको मैं रख लूंगा, देन अगला जब परचेज आएगा तो पुराना वाला सामान निकलेगा, तब मैं अगला बेचूंगा। क्लियर है? तो पॉइंट इज उसमें हम लोग फॉलो करते हैं फीफो, जो फर्स्ट आया फर्स्ट चला गया। बट पॉइंट इज अगर मैं कहूँ मेरा बेकरी का बिजनेस है या कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें पेरिशेबल गुड्स हैं का नेचर है, तो वहां फीफो नहीं फॉलो होता है, वहां लीफो होता है। क्योंकि आप कभी भी कस्टमर को पुराना सामान नहीं दे सकते, क्योंकि वो सामान खराब हो जाता है। देन यू नीड टू चूज लीफो मेथड कि भैया लास्ट जो आया वो पहले देंगे, फ्रेश पहले देंगे। इफ अगर हमें लगता है कि हाँ कस्टमर आ गया हमारे पास नहीं है, तो हम पुराना बता सकते हैं कि ये 2 दिन पुराना है या 3 दिन पुराना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम मतलब ये है, हम इसलिए नहीं कर सकते। दैट मीन्स लीफो। लेकिन कभी कभार ऐसे भी आपके बिजनेस होते हैं जहां पे आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते पर्टिकुलरली कि सामान का बैच कौन सा था। लाइक पेट्रोलियम है, लाइक कोई भी ऐसा है कि जहां पे आपके लॉट पे लॉट आते हैं देन मिक्स हो जाते हैं, तो वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा वेटेड एवरेज। तो ये अकाउंटिंग आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से डिफाइन करेंगे। और ये बात किस में लिखी है, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी आप चूज करोगे वो है। और आपको पॉलिसी को चूज करते टाइम 3 बातों का मेनली ध्यान रखना होता है, पूरा एएस इन्हीं पे डिपेंड करता है। कहता है आपको जब भी आप पॉलिसी चूज करोगे तो आपको सबसे पहले प्रूडेंस फॉलो करना होता है। प्रूडेंस का मतलब है आप कोई भी ऐसी पॉलिसी अपने अकाउंट्स में नहीं बनाओगे, चाहे आपका बिजनेस नया है या पुराना है, फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनाओगे जो आपके फ्यूचर लॉस फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करें। ठीक है, आप फ्यूचर लॉसेस को रिकॉग्नाइज करोगे, बट फ्यूचर इनकम्स को जब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो सर्टेन टू रियलाइज ना हो जाए। क्लियर है? दैट मींस अगेन अनदर वर्ड इज कंसिस्टेंसी, कि आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो आपको उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज करना है। आप ऐसे नहीं कि एक साल एसएलएम लगा दिया, अगले साल डब्ल्यूडीबी, इस साल फीफो लगा लेते हैं, अगले साल लीफो, नहीं, अकाउंटिंग नहीं चेंज कर सकते एक्सेप्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ या रिक्वायर्ड बाय एएसओ, या आपको लगता है बेटर प्रेजेंटेशन हो, देन केस में। द थर्ड वन इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। थर्ड वन इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर ये क्या होता है सर, बेसिकली आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपको लगता है कि अकाउंटिंग ऐसे वर्क करती है जैसे कागज पे वर्क कर रही है, जो मालिक है उसकी अकाउंटिंग होती है, बट नहीं। आपको सुना होगा एक कॉन्सेप्ट आता है हायर परचेज। बेसिकली हायर परचेज की कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करते हैं कि हम सामान खरीदते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट तब तक नहीं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं लेकिन ओनरशिप हमें तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक कि हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए। दैट मीन्स ओनर सामने वाला ही रहता है, हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग कहती है सब्सटेंस देखो, रियलिटी देखो, फॉर्म छोड़ो, लीगल फॉर्म छोड़ो। दैट मीन्स आप रियल में आप ही कंट्रोल कर रहे हो, आप ही यूज कर रहे हो, एसेट आपकी बुक्स में ही आएगी, आप ही डेप्रिशिएट करोगे, ओनर नहीं करेगा, चाहे ओनर कोई भी। तो आपको क्या करना होता है, ए अकाउंटिंग बेसिकली यही नहीं है कि आपको अकाउंटिंग बस ये बताएगी कि आपको कोई भी काम करा है उसको फॉलो करना कैसे करना है। अकाउंटिंग में एएस जो है वो आपको बिजनेस करने के प्रोसीजर भी बताएंगे कि आपको बिजनेस करने हैं तो आपको अकाउंटिंग को दैट इज किस तरीके से काम करना है। क्लियर है? तो बहुत सारे एएस हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे लगते हैं, स्पेसिफिक वर्किंग पे लगते हैं। कुछ एएस हैं जो जनरल हैं, और जनरल हैं तो उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है। क्लियर है? दैट दीज आर पॉइंट्स जो स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं एएस में रेलिवेंटली यूज करने मतलब जरूरी होते हैं जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे। अनदर क्वेश्चन मैम। Okay, Swaricha ma'am, do you have another question or any other student, he or she, do they have any other question for sir? For the practical applicability of accounting standards probably? Swaricha ma'am? Any further questions? I think ma'am net is not working. I think she just, Swaricha ma'am, can you hear us? Yes, ma'am. Actually, my internet is not working properly. No issues, So, ma'am. Do you have yes, another questions? Yes ma'am. And sir, on behalf of students, like you have elaborated all these things, yes, we understand it. But one thing, just sir, like there are certain formalities to start with the company. Like if we start with the company, then what are the legal requirements? Just can you elaborate those legal requirements? Like we have to adhere with the accounting standards that you have explained very clearly.
But other than these accounting standards, if I just, as a entrepreneur, I just want to start up with a business, can you guide the students that what will be the first step that the student can take if they have any idea generation about the, because as you are the person of finance, so you Yeah, can sure. very well explain these things, that how the student can take up first step towards establishing any business, Ma'am, specifically when they are indulged into the startup, as we are into the environment of startups. So just please relate that thing. Ma'am, if I talk about legal in a legal form, that means हाँ, कि आपको legally क्या क्या चाहिए होता है business को start करने के लिए, तो basic requirement तो आपको just पहले सबसे पहले firstly you need to clear your mind that आपका business जो होना चाहिए वो क्या form का होगा. That means सबसे first step ये होता है कि आप अपनी sole proprietorship शुरू करोगे, partnership शुरू करोगे, corporate शुरू करोगे. ये आपका सबसे मेनली स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं इसी के बाद आपके नेक्स्ट स्टेप शुरू होते हैं कि आपकी फॉर्मेलिटीज क्या होंगी. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको देखना है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास ग्रुप है, आपके पास क्लाइंट्स हैं, then you should go with company. But if I'll talk about कि आप अभी जस्ट स्टार्टअप कर रहे हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत भारी नहीं है, एंड आप सिंगल हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन हाँ ग्रुप है बट इन्वेस्टमेंट इतनी ह्यूज नहीं है, सो गो फॉर पार्टनरशिप. go for partnership, legalize with partnership, that's better. But अगर रीजन भी ये होता है कि सर मैम कॉर्पोरेट में अगर आप स्टार्ट करते हो, आप अगर एक कंपनी को भी स्टैब्लिश करोगे, छोटी सी कंपनी भी स्टैब्लिश करोगे, तो आपको कई सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है. लाइक आपको डीएससी लेना है, आपको सिन नंबर लेना है, आपको नेम अप्रूव कराना है, एमओए एओ ड्राफ्ट कराना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है, एमसीए की साइट्स पे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे करना है. दैट मीन्स अप्रोक्स 50 to 1 लाख एक्सपेंस. That means 50 to 1 lakh का आपका स्टार्टअप सिर्फ कंपनी को रजिस्ट्रेशन में खर्च आने वाला है. एंड इन अदर टर्म्स पार्टनरशिप जस्ट 5 to 10,000, just 5 to 10,000 your partnership is here. So basically, और अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूं तो फिर मेरे को कुछ भी एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो पॉइंट इज आपको सबसे पहले तो फाइनेंशियली भी सोचना है कि आप फाइनेंशियली आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होगा. बट इसका सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, दूसरा इम्पैक्ट भी होगा. आप अगर कंपनीज के साथ स्टार्टअप करते हो तो डेफिनेटली आपको कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलते हैं. कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कभी भी 90% केस में वो फर्म्स को चूज नहीं करते, क्योंकि फर्म्स कहीं ना कहीं समवेयर फॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप ये सिक्योर नहीं होती. इनमें सबसे बड़ा इशू होता है सेपरेट लीगल एंटिटी. ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं कंसीडर की जाती. तो पॉइंट इज, कल को अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म में कोई डिस्प्यूट हो गया या आपके किसी पार्टनर को कोई रीजन हो गया, आप तो बिजनेस बंद करोगे और चलते चलोगे. तो कॉर्पोरेट हैव नो रिलायबिलिटी ऑन यू. सो कॉर्पोरेट को अगर आपके साथ क्लाइंटिंग डीलिंग करनी है तो आपको वो कॉर्पोरेट ही बनाना चाहते हैं. तो बेसिकली अगर आपके पास क्लाइंट कॉर्पोरेट जैसे चूज करने, आपको स्टार्टअप ही क्लाइंट के साथ डील कॉर्पोरेट से डील करना है, तो आपको कॉर्पोरेट क्रिएट करना पड़ेगा. बेसिक रिक्वायरमेंट इनिशियली. क्लियर है. और अगर आपको लगता है कि नहीं हम स्टार्टअप करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, देन बाद में जाके कन्वर्ट कर लेंगे, तो दिस इज अ बेस्ट आइडिया कि आप पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस शुरू करो, लीगलाइज करो, एंड देन जैसे जैसे आपको कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, आपकी टर्नओवर बढ़ रही है, देन गो फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड लाइक स्टार्ट कंपनी. सो दिस इज प्रोसेस. एंड एक और आपने डिसाइड कर लिया, फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया कि आपको फॉर्म चूज करनी है या कंपनी चूज करनी है, देन उसके बाद लीगलाइज होंगी. अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो देन यू नीड टू क्रिएट अ पार्टनरशिप डीड. ठीक है. एंड देन उसके बाद आपको पार्टनरशिप डीड की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, जाके अपने रजिस्ट्रार के पास उसे लीगलाइज वगैरह कराना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे. और अगर आपकी कंपनीज हैं तो ऑफकोर्स आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, एमओए एओ वगैरह काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी. आपको सी अपॉइंट करना पड़ेगा, सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में. लाइक दैट मींस आपके एनुअल रिपोर्ट्स फाइनलाइज करने के लिए, आपकी नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिपेयर करने के लिए, मिनट्स वगैरह, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स आएंगे. बट जस्ट अ पॉइंट कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको चूज करना पड़ेगा पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस, एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस विल डिपेंड ऑन दी फाइनेंशियल योर क्लाइंट स्ट्रक्चर और योर फ्यूचर पोटेंशियल, कि आप कितना लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, उस हिसाब से. दिस इज द बेसिक फर्स्ट स्टेप. Fine, sir. Thank you so much for whatever you have elaborated to our students. It was really an informative session, as we got to know about, as we have already covered accounting standards in our curriculum. Okay, ma'am. So,
I just taught them accounting standards when I was teaching them financial accounting. So it's a good that they have again revised all these accounting standards, their utility, as well as where we can apply accounting standards. You have clearly elaborated the types of entities to which we can apply different accounting standards. You have clearly shown the bifurcation of where to apply accounting standards and IFRS. You have told us elaborated form. So really an informative session, sir. And I'm thankful to you that you have taken this session despite of you were not, you have met some accident last night. Yeah. And you have a head injury. So Minor injury, not a big issue. okay, sir. Get well soon, sir. We pray to God that you recover soon, and we wish you best of luck for your future. Thank you. Jaya ma'am, you want to say something? No, sir, it was a very, very informative session, and you very succinctly differentiated between international and Indian accounting standards. So it's very, very clear to me also, and I am presuming to the students as well. And we look forward to further such interactions with you, right, Sure. Surecha? Definitely, Jaya ma'am. Last semester also I have invited Anuj sir for taking a guest lecture. This workshop also he has participated, and we are grateful to him. Always he is ready with his team to contribute towards our such type of sessions. Thank you, Anuj sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. So, guys, keep in your life. Good luck to all of you. Wish you a very, very great success in your life. Thank you so much. Have a good day. Bye, ma'am. Okay, bye sir. So with this, we can conclude today's session on this workshop, ma'am. Yes, Jaya ma'am. We can conclude. Thank you so much, everyone, for your presence, and we conclude this session for today. Thank you. Thanks to the logistic team, sir. We can end the session, sir. Request you to end the session.